अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, गुज़श्ता रात गए तक जो है हमने देखा कि हुकूमती इत्तेहाद आईने पाकिस्तान में 26वीं तरमीम करवाने के लिए जो है वो भाग दौड़ करते नजर आए, जबकि अपोजिशन जो है वो इस तरमीम को रुकवाने के लिए सरगर्म अमल रही। मौलाना साहब जो हैं वो हमें रात भर कभी हुकूमत और कभी अपोजिशन की मेज़बानी करते नजर आए। 4 पार्लिमानी इजलास भी हुए, जिसमें से जो आखिरी पार्लिमानी इजलास था उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरकत भी की। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। इसमें डेडलॉक जो है वो बरकरार है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑफिशियली हुकूमत या जो इससे रिलेटेड वजारत है उसकी तरफ से ये मुसवदा जो है आईनी मुसवदा जिसमें जो तरमीम के लिए पेश किया गया, इसमें इसको जारी नहीं किया गया, बल्कि ये जो मुसवदा है ये लीक हो गया। और इस दस्तावेज़ के मुताबिक 50 से ज़ायद जो आईनी शिकें हैं उनमें तरमीम का जिक्र है, जिसमें 63A में जो तरमीम है वो उसमें ये कहा गया है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले का वोट जो है वो शुमार किया जाएगा। कुछ और तजावीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि 8 रुकनी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब करेगी, और आर्टिकल 17 में तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जगह जो है वो विफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ दी गई है। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं जो तैनात होंगे, उनकी जो मुद्दत होगी वो 3 साल के लिए जो है वो तैनात किए जाएंगे। रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 से बढ़ाकर 68 साल तक कर दी जाएगी, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के जो तबादले हैं और सोमोटो का इख्तियार है वो वापस लेने की तजवीज़ भी दी गई है इनमें, जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी ये इस तरमीम का हिस्सा है। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ सुबह से लेकर रात तक एक जुडिशल पैकेज लाने के हवाले से और उसके बाद जो भी मुलाकातें हुई, हमने देखा कि एक डेडलॉक बरकरार रहा और ये जो आईनी तरमीम है इसका ये डिले हो गई, इसको मुलतवी कर दिया गया गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए। क्या मामलात हैं, बहुत से सवालात जन्म दे रहे हैं, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ माहिर कानून राना इंतज़ार साहब। नईमा किश्वर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नईमा साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महेंद्र पाल सिंह साहब भी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नईमा किश्वर साहिबा, सबसे पहले तो हमने देखा कि मौलाना साहब के साथ बहुत सारी कल मीटिंग्स चलती रहीं, लेकिन एंड पर हमने देखा कि एक डेडलॉक बरकरार रहा। तो वो डेडलॉक किस पॉइंट पर था? क्या जो क्योंकि ये भी एक बात आ रही है सामने के जो मुसवदा है वो शेयर ही नहीं किया गया, इवन अरकान के साथ भी शेयर नहीं किया गया, तो क्या मौलाना साहब के साथ भी ये मुसवदा शेयर नहीं किया गया और ये शेयर किए बिना ही उनके साथ मुलाकातें होती रहीं और उनको मनाने की और अपने साथ शामिल होने की तजवीज़ दी जाती रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा। सबसे पहले तो मैं एक तस्दीक करा दूं कि हमारी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, शे नहीं है। हमारी जमात का नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। दूसरी बात, जो आप मुसवदा का की जिक्र है, जिस तरह तमाम पार्टियों की बार बार यही आ रही थी कि हमें कम से कम मुसवदा तो आ जाए। अभी तक तो मुसवदा जो लीगल मुसवदा है या जो वो है तो वो अभी तक किसी के पास भी नहीं है। अभी भी जो उस पे मीडिया पे चल रहा है या उस पे है तो वो कोई वो उसको हम नहीं कह सकते कि ऐसा है। और जाहिर है जब मुसवदा वही होगा जब कैबिनेट से अप्रूव होगा, तो वो हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि ऑथेंटिक वही होगा जब कमेटी से पास होगा। क्योंकि जब जो भी मुसवदा होगा जाहिर जब सब पार्टियों का उस पर इत्तेफाक हो जाएगा, फिर कैबिनेट में आ जाएगा, कमेटी पहले कमेटी में आएगा, कमेटी से फिर कैबिनेट में जाएगा, कमेटी के बाद जब टेबल होगा हम उसको एक ऑथेंटिक मुसवदा कह सकेंगे। लेकिन जो हमारे साथ था तो उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसपे अभी इत्तेफाक होना बाकी था। बहुत सारी शिकें उसमें ऐसी थी जिसपे हमारी उस पे अभी बातचीत चल रही थी और इस पे हमारा अभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। आप कह रही हैं कि जो मुसवदा है वो आपके साथ शेयर नहीं किया गया, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि अभी कुछ शिकें ऐसी थी उस मुसवदे की जो हमारे साथ डिस्कस होना बाकी थी।
नहीं, कुछ चीजें हमसे जो डिस्कस हुई थी तो उस पे हमारी जो वो तहफ़्फ़ुज़ात थी कि इन छिकों पे देखिए, जिसमें अब जो हमें हुई थी, जो आर्टिकल 8 थे उस पे हम एग्री नहीं कर रहे थे, जो वो आर्टिकल 199 से है उस पे हम एग्री नहीं कर रहे, जो 243 है उस पे हम एग्री नहीं कर रहे। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो उम्र की हद है 68 है, तो उस पे हम एग्री नहीं कर रहे कि क्यों, अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में 68 है, फिर अगर आप देखें हाई कोर्ट में 60 कुछ का 65 है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का करें तो उसका 68 है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उसका 65 है, हाई कोर्ट में फिर जाए उधर 62 है। तो ये तजाद क्यों है? हम एक लिमिट क्यों नहीं कर रहे? और 68 पे तो हम एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि जब मुशर्रफ दौर में आया था तो उस वक्त मुशर्रफ ने 68 का कहा था। उस वक्त हम बड़े मुश्किल से मुशर्रफ को 65 पे आए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी हमसे नाराज थी कि आप लोगों ने 65 उनके साथ क्यों एग्री किया था, हम तो 62 चाह रहे थे। तो अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी हमसे एहतजाज कर रही थी कि आप 62 पे क्यों मान रहे, तो अब वो किस तरह हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही कि हम 68 पे उसको ले जाएं, हालांकि वो उस वक्त कह रही थी कि इसको 62 करनी चाहिए। तो इस वजह से हम 68 में तो लाजमी हम उसको बढ़ाना नहीं चाह रहे। मौलाना साहब ने खुद हाउस का है कि हम उसको बढ़ाना नहीं चाह रहे। तो एक लिमिट होना चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर हाई कोर्ट के लिए 62 हो, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 हो, और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो हम जजेस तैनात करें उसके लिए 68 हो, तो ये तजाद क्यों? क्या उसके लिए कोई अलग उसके लिए क्राइटेरिया? तो एक होना चाहिए। यानी आपका मुतालबा ये है कि एज लिमिट जो है वो फिक्स कर देनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे अभी बात होनी है। तो ये है कि आईनी अमेंडमेंट जो है उस पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए, जिस पे तमाम पार्टियों के साथ कंसेंसस हो तो बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग चीज़ें होती है जो पूरे मुल्क पे असरअंदाज होती है। तो उसमें होना चाहिए कि तमाम जमातों के साथ, आवाम के साथ, तमाम स्टेक होल्डर के साथ इस पे कंसेंसस हो, उसमें डिस्कशन हो, उसके बाद इन चीज़ों को आना चाहिए। ठीक है राना इंतज़ार साहब, ये जो मामला आईनी अदालत, विफाकी आईनी अदालत वाला मामला है, ये तजवीज़ क्यों पेश की गई? अगरचे कि ये मसवदा अभी जो लीक हुआ है ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो क्या इसके पीछे मकासद हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जगह जो है वो आप एक विफाकी आईनी अदालत जो है वो क़याम करना चाह रहे हो? क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कुछ नाम बदल देने से, या अब उसकी थोड़ी बहुत जो है वो ट्यूनिंग कर देने से, या थोड़ी सेटलमेंट चेंज कर देने से? देखें, ये तो मुसवदा गलत लेके हैं, इनको तो मुसवदा लाना चाहिए कि इनके MNAs पकड़ के सुप्रीम कोर्ट के जज बना दें, और इनके किसी वज़ीर को पकड़ के आप चीफ जस्टिस बना दें, और जितनी हाई कोर्ट्स हैं उनमें से इनके प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उनको आप चीफ जस्टिस बना दें। इसके बाद तो फिर यही रह जाता है। आप मुल्क के इदारे ऑलरेडी इतने ज़्यादा तबाह हो चुके हैं कि आप जुडिशरी में भी जो सकत रह गई है आप उसको भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कि इसके पीछे नीयत क्या है कि जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं। अब मंसूर शाह साहब अगर इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे तो वो कि इस तरह के तरीक़ों से उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब को गिफ्ट दिया जाए, या उनके ऊपर लॉन्ग किया जाए, या जजेस की उम्र को बढ़ाया जाए। ये तो बाकी मेन मकसद इनका है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पार्लियामेंट है, अब वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर कानून पे तो कभी बहस होती नहीं, लेजिस्लेटिव असम्बली है, तो वहाँ पर तो सारा दिन ये तकारीर हो के उसके बाद हम चले जाते हैं। तो ये मुल्क के लिए बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पहले भी आप देखें 1988 से ये 2 पार्टियाँ 3 पार्टियाँ आ रही हैं और मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप सारा दिन इन्हीं कामों पे लगे रहते हैं, बजाय कि आप एक आम आदमी की वेलफेयर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए कि आपने फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या काम करना है, आप इस तरह कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके बाद आप ये 2 अदालतें बनाना चाह रहे हैं। लेकिन वो अदालतें जो हमारे जो रूटीन के केसेस हैं उनको डील करेंगी। एक आईनी अदालत जिस तरह मुशर्रफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जजेस को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। पहले ये जो है लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा था,
अब एक आइनी अदालत बनाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आइन के चंद जजेस रखे जाएं और वो जजेस भी कौमी असम्बली जो है नॉमिनेट करे, उनके अंदर से उनको किया जाए। तो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि एक स्ट्राइव की जा रही है पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए। और इंशाल्लाह अगर ऐसा होगा भी तो इसका फायदा तो जो गवर्नमेंट में होगा वो उसको ऑब्वियसली वो देखिए हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ तो ये किया जाता है कि टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ये किया जाता है कि टाइम बीइंग इसको फायदा हो रहा है कि ये हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं टाइम बीइंग के लिहाज से उस तरह से की जाती हैं कि इस वक्त जिसको फायदा रहा, तो आपको इमीडिएट यही है कि अगले 3-4 साल के लिए कौन से चीफ जस्टिस इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे या इनकी बातें जो फ्यूचर में इन्हें नजर आ रहा है वो नहीं मानने जा रहे। जिस तरह देखिए ये गवर्नमेंट गलतियों पे गलतियां करती जा रही है। अब इन्होंने एक शख्स को पकड़ के 24 घंटे 7 दिन आप इसी काम पे लगे रहते हैं उसी के पीछे। हालांकि आप चीज़ों को रूटीन में रहने दे तो मेरा नहीं ख्याल इतनी पॉपुलैरिटी गेन हो या एक पार्टी को आप बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, उससे हटकर आप अपने रूटीन के जो काम हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो आम आदमी की वेलफेयर है, जो महंगाई को कंट्रोल करना है, असल मकासद से हट के हम सारा दिन अब ये जितने दिन से लगे हुए हैं इतने दिन इस तरह इन्होंने मेहनत की है कि आईपीपीस पे मेहनत की जाए और वो कम से कम जो रेट्स हैं वही कम से कम कर्टेल कर दी जाए। या प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके कैबिनेट के लोग चल के कहीं गए हैं आईपीपीस के मालकान के पास ही कि वो इस तरह। अब मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की है कि इस वक्त वाइटल कार्ड उनके पास है कि वो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को कल भी नाकामी हुई है, इजलास जो पोस्टपोन हुआ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में अभी हमारी जो आवाम है वो भी बाशऊर है और उनको पता है, पार्लियामेंटेरियंस को भी पता है कि कल को उन्होंने अवाम में दोबारा वापस जाना है कि कोई इस तरह की हिम्मत करेगा। इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान के जो 8 वोट हैं वो बड़े वाइटल वही हैं जी इस वक्त एग्जैक्टली, क्योंकि 224 का जो टारगेट है 214 उनके पास हो चुके हैं, दो पीटीआई के लोग भी उनको वो साथ मिला चुके हैं। अब इस वक्त जो मेन रोल उनका यही सूरत हाल इनका इन्हें सेनेट में जो है सामना है। ठीक, महेंद्र पाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महेंद्र साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी आपको। महेंद्र साहब सबसे पहले तो अगर ये आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में है तो इसे तो फिर पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किया जाना चाहिए। तो अगर हुकूमत इसको इतना खुफिया रख रही है तो इससे सवालात तो जन्म लेंगे, और आपके ख्याल में इतना खुफिया रखने का क्या मकसद है कि पार्लियामेंट में भी अभी अरकान के इल्म में भी नहीं है कि उसमें क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले राना इंतज़ार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन मैं इनकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। इन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी वज़ीर को होना चाहिए। क्यों भाई, किसी वज़ीर को क्यों ना चाहिए? वो तो मरियम नवाज़ के दोते को होना चाहिए, जो उनका मेहरुन्निसा की बेटी है या बेटा है, उनको होना चाहिए। आप उनकी बात को ही एक्सटेंड कर रहे हैं। नहीं, मुझे उनसे इख्तलाफ है। चले, फिर अगर होना चाहिए तो फिर बख्तावर के बेटे को होना चाहिए। तो आप मतलब राना साहब तुसी सही मजाक कर रहे हो, सीधी तरह उस पॉइंट पे आओ। तो मैं कुछ पॉइंट छड्डे सी कि तुसी पूरे दूसरी बात, ये अमेंडमेंट इतनी खुफिया और ज़रूरी क्यों है? इस अमेंडमेंट को लाने के लिए मौलाना साहब को ऑफर दी गई कि आपके बेटे को हम एमपीए बनाते हैं बलूचिस्तान से और उनको हम सीएमशिप भी देते हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में सीटें एमपीए बना के सीएम बनाते हैं। ठीक है, साथ ही इनको और भी ऑफर्स दी गई, फेडरल में भी 2 मिनिस्टरों की ऑफर दी गई। वो आखिरी अमेंडमेंट में है क्या, एक आप दिखा नहीं रहे। मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट आने से पहले देखिए नॉर्मली जब इस तरह नहीं, वो मौलाना साहब इस वक्त अभी तक तो बड़ी समझदारी कर रहे हैं और इनको करनी भी चाहिए। मैं आपको मजे की एक ब्रेकिंग भी दे देता हूँ जी आपकी। उसमें एक जो हरकतें इन्होंने कर ली हैं और इनके जो कुछ समझदार एमएनएस को ये जब चीज़ें मिली हैं तो उन्होंने खुफिया तरीके से हमारी पार्टी से रब्ता कर लिया है और 6 एमएनएस ऐसे हैं जिन्होंने टिकट के वादे पे वोट ना डालने का एक वादा कर लिया कि हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, इन अमेंडमेंट से कौम की तबाही होगी। अब देखिए जो अमेंडमेंट सामने आई हैं, आप सिंपल इसको कर लें कि जी आईनी अदालत की ज़रूरत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट जब काम कर रही है,
इनको इशू ये है, इन्होंने आयन तोड़ा, पंजाब और केपी का इलेक्शन नहीं करवाया, आयन की खिलाफ वर्जी। आयन इजाजत देता है कि तमाम हर शहरी को इंसानी हकूक हासिल होने चाहिए, वो नहीं हो रहे पिछले 3 साल से। उसके बाद आयन कहता है कि जो इलेक्शन लड़ना चाहे वो पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो बराबर है, वो चाहे गरीब है, अमीर है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है या आज़ाद है, वो इलेक्शन में आज़ाद तरीके से कैंपेन कर सकता है, वो अपना मंशूर दे सकता है। क्या इन्होंने वो करने दिया? नहीं। वो तो अभी भी हमें ये तमाम तर चीज़ें आयन की खिलाफ वर्जी हैं। तो ये बेसिकली वो जो इनके बारे में एक हमारे उसने कहा कि जो खुर्शीद साहब जो है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला रहे हैं, उन्होंने जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा, ये सभी को वो अब बनाने लगे हैं, आयन को रोने लगे। मैं वो अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, आयन रोन चुका है। ऑलरेडी मार्शल लॉ पाकिस्तान में अमली तौर पे लगा हुआ है, ये उसको मजीद जो शमाली कोरिया से भी ज्यादा, और ये पाकिस्तान एक वो मिसाल है, मैं पंजाबी दी एक मिसाल सुनावा। एक बंदा सी कि उन्हें ना सारी रस्ते सारी जिंदगी ना पुठे काम किए सन, ਉਹ ਲੋਕਾਂ बस गंदगी कर जाता सी सड़कों के उत्ते, तो सारे लोग कहते सन कि जी ये यार एक इहो जिहा गंदा बंदा है। वो मरन लगिया आखिरी जी ना ख्वाहिश अपने बेटे अगे रखी कि पुत्र कोई इहो जिहा काम कर दे कि लोग मैनू चंगा कहन। उनके अब्बा जे तू चंगा काम किया नहीं किवें कहने, चल जिवें भी है मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। तो उन्हें ना लोगों के दरवाजे अगे गंद पाना शुरू करता। उन्होंने लोगों ने फिर कहा कि यार ये नाल ते दाबा चंगा सी, वो कम से कम साढ़े बूहे अगे ते गंद नहीं सी पांदा। ये जो अब हमारे अदारे हैं और जो हमारी पार्लियामेंट है, इस वक्त जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि इन तरामीम की वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। तो एक तरफ तो ये सवाल है कि वो चूंकि डिस्कस नहीं किया गया इसको पार्टीज के साथ, पार्लियामेंट में इसको डिस्कस नहीं किया गया, बहस नहीं कराई गई, तो इस पर सवालात तो जन्म लेंगे। लेकिन जब एक मुसवदा आपके सामने अभी आया भी नहीं है, तो देन जो दूसरी जमातें हैं वो इस पे तनकीद कैसे कर रहे हैं? मुझे एक बात देखिए, चले वो लीक हुआ है नहीं आया, मुझे आप एक बात बताएं, कभी आपको एक छोटी सी जिले लेवल पर भी अगर कोई कानून साजी करनी है, जो हमारे जो तहसील की बॉडी होती है या जनरल काउंसलर की बॉडी होती है, तो वहां पे भी चीज डिस्कस होती है, पूछी जाती है, मशवरा की जाती है। आप आयन में इतनी बड़ी तब्दीली कर रहे हैं, आयन आपके मुल्क की पहचान होता है। आप आयन जो है वो किसी भी मुल्क की मुकद्दस किताब है, ठीक है, उसके अंदर आप तब्दीली ला रहे हैं। एक तो आप रात को कार्रवाई डाल रहे हैं, हफ्ता और एतवार को कार्रवाई डाल रहे हैं। अभी तक आयन की आप वोट वो कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं लेके रहे। अगर आपका इतना ही अच्छा आयन है तो आयन वजीर आजम बिठा के और एक जो है कौम से खिताब करे, कौम को बताए कि मैं ये शिक लेके आ रहा हूं और कौम को एतमाद मिले। ओ भाई ये तो अपने एमएनएस को एतमाद में नहीं ले पा रहा। पता चलेगा तो ऑब्वियसली आवाम तक पता चलेगा, क्योंकि जब डिबेट होगी तो वो आवाम तक तो वो पहुंचेगी। तो ये इस पे बहरहाल सवालात उठ रहे हैं इस पे, क्योंकि जिस तरह से इसको जो है वो खुफिया रखा जा रहा है या खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है और अभी तक किसी के सामने नहीं आया। अगरचे कि मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है राना साहब, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मेरा ख्याल है यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।